नमस्कार विद्यार्थियों, बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन पार्ट हमने समझा, डेफिनेशन समझी, और आज हम पढ़ेंगे कि उस इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, तो उसकी विषय वस्तु क्या है, वो उसके डिविजन्स क्या है और उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, वो आज हम समझेंगे। मतलब ये क्या है, ये पूरे सब्जेक्ट का एक बेसिस है, ठीक है, ये आधार है जिसको हम विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और इसको डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। याद रखना इसको, और क्या बोल देते हैं, इसको बोला जाता है डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स। डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स भी कह देते हैं, डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। याद रखना सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलो या डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स बोलो। तो ये सब्जेक्ट मैटर जो इकोनॉमिक्स का है ना, ये जो है ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। सब्जेक्ट मैटर या डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स बोलूं तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो किससे बनी है, तीन मेन फैक्टर्स जो है इसके अंदर काम करते हैं, वो तीन मेन फैक्टर्स के ऊपर ये पूरा जो है सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स का वो टिका हुआ है। अब वो जो तीन मेन फैक्टर क्या है, और एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये थ्रू आउट दी लाइफ चलती रहती है। याद रखना हमारे पूरे जीवन, जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक ये हमारे लाइफ में चलती रहती है, इसलिए इसको साइक्लिक प्रोसेस भी बोलते हैं। तो देखो क्या है, सबसे पहली चीज आती है यहाँ पर डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स या सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स में बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो ये जो सब्जेक्ट मैटर है तीन चीजों से मिलकर बना है। पहला है वांट्स, क्या है, वांट्स, ठीक है। वांट्स के बाद दूसरी चीज आती है, वांट्स के बाद जो साइक्लिक प्रोसेस है, वांट के बाद दूसरी चीज आती है एफर्ट। एफर्ट्स के बाद आप देखोगे तो एफर्ट्स के बाद आता है हमारा यहाँ पे सेटिस्फेक्शन। क्या आता है, सेटिस्फेक्शन। तो ये क्या है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसको हम सब्जेक्ट मैटर बोलते हैं। अब ये इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अभी कि सब्जेक्ट मैटर को कैसे एक्सप्लेन पूरा किया जाता है। तो ये जो सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स का, ये तीन चीजों पर बेस्ड है, तीन चीजों से मिलकर बना होता है, वांट्स, एफर्ट और सेटिस्फेक्शन। अब समझते हैं, यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर वांट्स क्या है ना, वो भी बताऊंगा कि वांट्स होती क्या है, ठीक है। अब देखो, मान लो आप वांट्स मतलब होता है एनीथिंग दैट वी डिजायर, एनीथिंग दैट वी डिजायर, जो कुछ भी हम इच्छा रखते हैं किसी चीज को पाने की, किसी को चाहने की, दैट इज वांट्स। क्या होता है वांट्स, एनीथिंग दैट वी डिजायर, जो कुछ भी हम चाहते हैं कि ये चीज हमें चाहिए। कोई चाह रहा है कि मुझे बाइक चाहिए, कोई चाह रहा है कि मुझे कार चाहिए, कोई चाह रहा है कि मुझे अच्छा सा घर चाहिए। तो ये जो कुछ भी हम इच्छा रखते हैं कि ये चीज हमारे पास होनी चाहिए, दैट इज वांट्स, ठीक है। अब फिलहाल आप स्टूडेंट लाइफ में हो, तो अभी आप हाल फिलहाल में देखा जाए तो आपकी वांट्स क्या है, आपकी वांट्स है, मैं जस्ट एन एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं कि हाल फिलहाल आपकी वांट्स क्या है, जॉब, कि हमें क्या मिल जाए, नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए, ये आपकी वांट्स है। लेकिन क्या नौकरी आपको डायरेक्ट मिल जाएगी? देखो, जॉब आपकी वांट्स है, और जॉब आपको जब मिल जाती है तो आप सेटिस्फाई हो जाते हो, तो कि जीवन में जो मुझे चाहिए था, जो मुझे करना था, जो जैसी जॉब मुझे चाहिए थी वैसी जॉब मुझे मिल गई है, आप क्या हो जाओगे, सेटिस्फाई हो जाओगे, ठीक है। लेकिन क्या आप सीधे वांट्स से सेटिस्फाई पे पहुंच सकते हो कि आपने चाहा कि आपको जॉब चाहिए और आपको जॉब मिल गई अचानक से, और आपको क्या हार लाइफ बिल्कुल आप शानदार चल रही है, जॉब मिल गई और बेहतरीन लाइफ चल रही है, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और अच्छी खासी लाइफ हमारी चल रही है, गाड़ी घोड़े बंगले सब कुछ हो गए हैं? ऐसा नहीं होता। इस जॉब के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, इस जॉब के लिए आपको लगाना पड़ता है क्या, एफर्ट, ये लगाना पड़ेगा, क्या, एफर्ट लगाना पड़ेगा। मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम क्रैक करनी पड़ेगी, तब जाके आपको जॉब मिलेगी। तो ये इकोनॉमिक्स मैंने कल भी बोला था, ये हमें लाइफ कैसे जीना है, लाइफ में हमें अपने गोल कैसे अचीव करना है, ये भी सिखाता है। तो आपकी वांट्स थी जॉब लेना, लेकिन जॉब आपको मिल जाएगी क्या, नहीं, सोचने से जॉब मिल जाती तो फिर क्या था। हमें इस जॉब के लिए क्या लगाना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, चीजों को एकदम नीट एंड क्लीन रखना पड़ेगा, तब जाके हम एग्जाम क्रैक पढ़ाएंगे। एफर्ट लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मतलब आपको जॉब मिल जाएगी। एफर्ट लगाओगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी तो आपको क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन, कि हाँ मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, मेरे पेरेंट्स हैप्पी है, मेरे घर वाले खुश है, मुझे जैसी जॉब चाहिए थी वैसी जॉब मिल गई है, अब मेरी लाइफ अच्छे से चलेगी। उसके बाद किसी की शादी नहीं हुई तो शादी हो जाएगी, लड़की भी मिल जाएगी, है ना, तो इस तरीके से। लेकिन चीजें यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे आपको जॉब मिली, जॉब के बाद आप चाहोगे कि यार अब हमें और आगे बढ़ना है जॉब में, ये एक वांट्स आपकी पूरी हुई। जैसे आप चाहोगे, आप सेटिस्फेक्शन आप मिल गया, आप चाहोगे कि यार एक जॉब तो मुझे मिल गई है, अब मुझे इस जॉब में और आगे जाना है, मुझे और इस जॉब में और जो है मुझे बड़ी पोस्ट चाहिए इसके अंदर, तो आपको उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, मतलब आपने यहाँ पे फिर क्या कर दिया, जैसे आप सेटिस्फेक्शन हो, आपने फिर यहाँ पे वांट्स क्रिएट कर दी। अब आपकी वांट्स क्या है कि मुझे इसमें बड़ी पोजीशन पे जाना है, मुझे मैनेजर की पोस्ट पे जाना है,
बड़ी पोस्ट पे जाना है, तो फिर आपकी क्या हो गई, यहाँ पे वांट्स जनरेट हो गई, उसके लिए फिर एफर्ट लगाना पड़ेगा, फिर आपको जो मिलेगा सेटिस्फेक्शन। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है थ्रू आउट द लाइफ, जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये चीज़ें चलती रहती है ना। आज हमें मोबाइल चाहिए, ये मोबाइल हमने, मान लो आपके एप्पल का मोबाइल चाहिए था, आपने मेहनत की, पैसा कमाया, एप्पल का मोबाइल ले लिया, एक बार आपने एप्पल का फ़ोन चलाया, जैसे आपका शौक उससे पूरा हुआ, आप बोले कि यार अब एप्पल का मोबाइल नहीं लेना, अब मुझे इससे भी अच्छा मोबाइल लेना है, एप्पल 11 की जगह एप्पल 13 प्रो लेना है। तो हमारी वांट जो है रिकरेंट होती है, बार बार जो है चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। क्यों? क्योंकि एक वांट से आप सेटिस्फाई हो जाते हो तो उसको दोबारा नहीं करते हो, हमें कुछ उससे अच्छा चाहिए रहता है, उससे बेहतर चाहिए रहता है। तो जो वांट्स है हमारी, वो क्या होती है, एक साइक्लिक प्रोसेस होती है। उस वांट्स को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है। एफर्ट लगाते हैं तो सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है, जैसे ही हम उस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो दूसरी वांट जनरेट हो जाती है। ठीक है, अभी वांट्स के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। मैंने बोला वांट्स क्या होती है, तो वांट्स एनीथिंग दैट वी डिजायर। क्या बोला मैंने, एनीथिंग दैट वी डिजायर, दैट वी डिजायर, जो कुछ भी हम इच्छा रखते हैं वो सब क्या है, हमारी वांट्स के अंदर आता है। वांट्स जो होती है ना, वांट्स कभी खत्म नहीं होती। हमने पहले बोला वांट्स के कैरेक्टर्स क्या है, वांट जो है वो अनलिमिटेड होती है, वांट्स जो होती है क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। वांट्स जो है रिकरेंट होती है, रिकरेंट मतलब एक वांट्स कंप्लीट होते ही दूसरी वांट्स एराइज हो जाती है, एक वांट जैसे कंप्लीट हुई दूसरी एराइज हो जाएगी। ठीक, वांट्स एक, जैसे मान लो आज आप कोई चीज़ एक बार कर लेते हो, उसको दोबारा करना पसंद नहीं करते, उससे बेहतर करना पसंद करते हो, तो वही चीज़ है ना। तो वांट्स जो हमारी रिकरेंट होती है, बार बार होती रहती है, एक कंप्लीट हुई दूसरी वांट जनरेट हो जाएगी, एक कंप्लीट हुई दूसरी वांट जनरेट हो जाएगी। ठीक है, वांट्स ही क्या होती है, वांट्स जो होती है यही क्या होती है, मदर ऑफ इन्वेंशन। वांट्स क्या होती है, मदर ऑफ इन्वेंशन होती है, मदर ऑफ इन्वेंशन होती है, मतलब आविष्कार की जननी। हम बोलते हैं ना कि भैया आज मतलब देखा जाए 10 से 15 साल पहले मोबाइल नहीं थे, है ना, 15 साल 20 साल पहले मोबाइल नहीं थे, तो हमें उसकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा फील होती, मतलब क्रिएट ही नहीं हुआ था मोबाइल। टेलीफोन से घर पे, किसी के घर पे, एक आध के घर पे टेलीफोन होता था, वहाँ से कम्युनिकेशन होता था। तो हमारी आवश्यकता थी कि कुछ ऐसी चीज़ आ जाए जिससे हमें क्या करना, चलते फिरते घूमते फिरते हम किसी से बात कर लें, हमारा टाइम बचे। तो ये मोबाइल, ये आवश्यकता थी। ठीक है, ये आवश्यकता थी, तो आवश्यकता से क्या हुआ, मोबाइल का आविष्कार हुआ। मोबाइल का आविष्कार हुआ तो हमारी ये जो वांट थी कि भैया हम चलते फिरते लोगों से बात कर लें, हमें किसी के घर जाना ना पड़े, हम अगर कहीं ट्रेवल भी कर रहे हैं तो किसी से फ़ोन पर बात हो जाए, तो ये चीज़ें हमारी हुई। तो ये वांट जो होती है ना, मदर ऑफ इन्वेंशन भी होती है, मतलब आविष्कार की जननी भी कहलाती है। वांट्स की आवश्यकता ही आविष्कार की जननी। हमने कई बार सुना है कि जो आवश्यकता है वही आविष्कार की जननी होती है। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना ही तो क्या होता है, किसी नई चीज को बनाना होता है। तो ये वांट्स के बारे में हमने समझा कि वांट्स, जो कुछ हम चाहते हैं वो वांट्स होती है। वांट्स अनलिमिटेड होती है, रिकरेंट होती है, दोबारा से होती रहती है, जैसे कंप्लीट हुई दूसरी हो जाती है। वांट्स के टाइप आप देखोगे ना, मैं थोड़ा सा यहाँ वांट्स के बारे में आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आगे इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ। वांट्स जो होती है ना हमारी, ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है नेसेसरीज वांट्स, ठीक है। दूसरी जो होती है वो कंफर्ट्स वांट होती है, और तीसरी जो होती है लग्जरीज वांट्स होती है। ठीक है, ये 3 प्रकार की जो हमारी वांट्स होती है। ठीक है, नेसेसरी, कंफर्ट और लग्जरी, ये वांट्स के कैरेक्टर हो गए कि अनलिमिटेड होती है, रिकरेंट होती है, मदर ऑफ इन्वेंशन होती है। अभी मैं सब्जेक्ट मैटर पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसमें से भी मैं वांट्स को आपको समझा रहा हूँ कि वांट्स होती क्या है। ठीक है, अब यहाँ समझ में आया, वांट्स 3 प्रकार की होती है, नेसेसरी, कंफर्ट और लग्जरी। तीनों चीजों को समझना। नेसेसरी का मतलब क्या है, नेसेसरी वांट्स का मतलब होता है कि वो चीजें जो हमारे इस धरती पर रहने के लिए, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे जीने के लिए, हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी है, उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे, उसके बिना हम मर जाएंगे। जैसे कि भोजन और पानी। खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे तो हम मर जाएंगे। भोजन नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे तो हमारी एफिशिएंसी कम, डे बाय डे कम होती जाएगी। अभी मैं आपको मान लो यहाँ पे 1 घंटे 2 घंटे लेक्चर आपका लूंगा, पढ़ाऊंगा, तो अगर मैं पानी नहीं पीता हूँ, या मैंने खाना नहीं खाया, या मैंने पानी नहीं पिया है, तो मेरी एफिशिएंसी क्या है, लो होती जाएगी धीरे धीरे। तो मेरी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए, मुझे अपनी इस धरती पर रहने के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, मेरी लाइफ यहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर सके, उसके लिए नेसेसरी चीजें क्या है, भोजन और पानी। क्या होना चाहिए, फूड एंड वाटर। फूड एंड वाटर जो है ये नेसेसरीज के अंदर आता है। अब नेसेसरीज में भी 3 कैटेगरी है, हालांकि इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ाऊंगा, जीआरएफ की बात हो जाती है वो। तो नेसेसरीज में भी 3 होती है। एक तो नेसेसरी एक्सिस्टेंस फॉर लाइफ, हमारी जीवन जो है लाइफ है उसके एग्जिस्टेंस के लिए। दूसरा जो होता है नेसेसरीज फॉर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के लिए अलग। और एक कन्वेंशनल नेसेसरीज होती है। कन्वेंशनल नेसेसरी का मतलब कि जो
हम नहीं चाहते हुए भी हमारे साथ वो चीज़ें होती है। जैसे कि मान लो पुराने कस्टम और रीति रिवाज बरसों से चले आ रहे हैं, जो हमारी लाइफ के साथ जुड़ गए हैं, वो उनको हम नेसेसरी मानते हैं। दूसरी चीज़, हमारी कुछ हैबिट्स होती है जो नेसेसरी हो गए हमारी लाइफ में, जैसे सुबह उठकर चाय पीना, सुबह उठकर कॉफी पीना, सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ना, ये नेसेसरीज कैटेगरीज में इसको डाला गया है, कन्वेंशनल नेसेसरी कैटेगरी में इसको डाला गया है। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस समझ लो नेसेसरी होता क्या है। तो फूड एंड वाटर हमारे नेसेसरी। कंफर्ट का मतलब, अब कंफर्ट में मैं कोई एग्जांपल नहीं दूंगा, क्यों? क्योंकि कंफर्ट जो है पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होता है। ये कंफर्ट और लग्जरी, कंफर्ट और लग्जरियस जो है ये पर्सन टू पर्सन और कंट्री टू कंट्री और बोल सकते हैं सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। तो कंफर्ट क्या होता है? कंफर्ट मतलब होता है कि लाइफ को थोड़ा सा इजी बना देना, लाइफ को प्लीजेंट बना देना, मतलब जिंदगी को खुशहाल जिंदगी बनाना। लाइफ इजी लिविंग बोल सकते हैं इसको, इजी लिविंग और कंफर्ट लाइफ बोल सकते हैं, या प्लीजेंट लाइफ बोल सकते हैं। खुशहाल जिंदगी अगर आदमी जी पा रहा है तो डेस वो कंफर्ट लाइफ में है, कंफर्ट जोन के अंदर है। मतलब जैसे मान लो कोई बंदा पैदल चल रहा है, अगर उसको साइकिल मिल जाए तो वो कंफर्ट फील करेगा कि यार पैदल चल रहा था, मुझे साइकिल मिल गई, तो वो कंफर्ट फील करेगा। ठीक है, अगर मान लो कोई बंदा साइकिल पर चल रहा है, अगर उसको बाइक मिल जाए तो वो उसके लिए कंफर्ट हो जाएगा। ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ठीक, तो ये क्या है? ये कंफर्ट के अंदर आएगा, जो लाइफ को थोड़ा सा इजी लिविंग बनाए, अच्छे से, मतलब उसके लाइफ में क्या हो, खुशहाल हो, प्लीजेंट लाइफ हो, वो कंफर्ट में। लग्जरियस में क्या हो जाएगा? लग्जरियस जो होता है, अब देखो यहाँ पे कंफर्ट वाला भी इफिशियंसी को बढ़ाता है। अब जैसे मान लो कोई बंदा है, मजदूर है, वो एक पैदल काम पे जा रहा है, तो उसको 1 घंटे पहले घर से निकलना पड़ रहा है। कंफर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कंफर्ट की बात कर रहा हूँ, कंफर्ट की बात कर रहा हूँ। क्या? ये भी हमारी इफिशियंसी को बढ़ाता है। कैसे? मान लो एक मजदूर है, वो पैदल जाता है, तो उसको अगर 9 बजे काम पे पहुंचना है तो वो घर से 8 बजे निकलेगा, 1 घंटे पहले निकलेगा, तो 1 घंटे पहले निकलना पड़ेगा क्योंकि पैदल जा रहा है। अगर वहीं उसको साइकिल मिल जाए तो वो जहाँ 1 घंटे लगा रहा था वहाँ आधे घंटे में पहुंच जाएगा, तो उसकी इफिशियंसी क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वो आधे घंटे अपना कोई और काम कर लेगा, उसका टाइम वहाँ पे बचेगा, आधा घंटा ही लगेगा। दैट इज कंफर्ट। ठीक है, ये बोल सकते हैं। लग्जरियस में क्या होता है? लग्जरियस में इफिशियंसी का कोई लेना देना नहीं है, बस हम अपनी शाख दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा बताने के लिए हम ये चीज़ करते हैं। जैसे कि ऑर्नामेंट ज्वेलरी, बड़े बड़े सोने जेवरात हमने लटका लिए, गले में पहन लिए, सिर्फ दिखाने के लिए, उससे कोई हमारी इफिशियंसी नहीं बनेगी। बड़ा सा हमने घर बना लिया, बिल्कुल एकदम बंगलो बना लिया, तो उससे हमारी इफिशियंसी नहीं बढ़ेगी, बस वो दिखाने के लिए कि भाई हम लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। कार आपने ऑडी ले ली है ना, फरारी ले ली, दैट इज, ये क्या है? ये लग्जरियस के अंदर आ जाता है। तो 3 चीज़ आप समझ गए, वहाँ जो है नेसेसरी, कंफर्ट और लग्जरियस 3 होती है, बट ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अब मैं बोल दूं कि जो पैदल चल रहा है उसको अगर कार मिल जाए तो वो लग्जरी हो जाएगी उसके लिए। कोई पैदल चल रहा है उसको अगर बाइक मिल जाए, बुलेट मिल जाए, तो वो उसके लिए भी लग्जरी हो जाएगी कंफर्ट के साथ साथ। ठीक है, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि वांट्स होता क्या है। वांट जो है, मैंने बोला एनीथिंग डेट वी डिजायर, जो कुछ भी हम इच्छा रखते हैं वो हमारे वांट्स हैं। वांट्स जो है अनलिमिटेड, रिकरेंट और मदर ऑफ इन्वेंशन होती है, और वांट्स 3 प्रकार की होती है, हमने समझा। अब आते हैं अपना मेन मैटर पे। हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट मैटर की। सब्जेक्ट मैटर जो है इन्हीं 3 पॉइंट्स पर घूमता रहता है, मतलब ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। वांट्स के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा, एफर्ट के लिए एफर्ट लगाओगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जैसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपकी एक नई वांट्स यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। अब इस सब्जेक्ट मैटर जो है हमारा, इसको समझने के लिए, ये जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है पूरा, इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं 2 डिफरेंट अप्रोचेस से। ठीक है, कि इस पूरे सब्जेक्ट मैटर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं 2 अप्रोचेस से। याद रखना, किससे? अप्रोचेस से। 2 अप्रोच है। ठीक है, 2 अप्रोचेस के थ्रू हम इस पूरे सब्जेक्ट मैटर को समझ सकते हैं कि एक्चुअल में सब्जेक्ट मैटर है क्या। ठीक है, आइए बात करते हैं उनकी। 2 जो है वो क्या है? एक तो है ट्रेडिशनल अप्रोच। ये क्या है? ट्रेडिशनल। एक क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरा जो है वो मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच, ये 2 अप्रोचेस हैं जिससे हम पूरे सब्जेक्ट मैटर को या डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स को समझते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? ट्रेडिशनल अप्रोच की। सबसे पहले बात करेंगे हम ट्रेडिशनल अप्रोच की। ठीक है, चलिए, ट्रेडिशनल अप्रोच को समझने के लिए, ट्रेडिशनल अप्रोच को हमने टोटली 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ट्रेडिशनल अप्रोच को समझने के लिए हमें ट्रेडिशनल अप्रोच को पूरे 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इसको कितने 5 डिवीजन इसके कितने हैं? 5 कैटेगरी है, बोलो 5 कैटेगरीज है या डिवीजन है इसके।
ट्रेडिशनल अप्रोच को समझने के लिए, ट्रेडिशनल का मतलब है कि जो पहले समय से चला आ रहा है पूरा परंपरागत तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे 5 अप्रोचेस कौन कौन से हैं समझना। पहला है यहाँ पे प्रोडक्शन, बिल्कुल मैं यहाँ पे सीक्वेंस में ही बताऊंगा इसको। पहला है क्या है, उत्पादन जिसको हम बोलेंगे। दूसरा जो है हमारा कंजप्शन, तीसरा है एक्सचेंज, चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन, और पांचवा है पब्लिक फाइनेंस। ये 5 कैटेगरीज है जिसके थ्रू हम ट्रेडिशनल अप्रोच को समझ सकते हैं। अभी हम सब्जेक्ट मैटर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स की ही बात कर रहे हैं। 2 अप्रोचों से समझ सकते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच हमने समझा कि प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक फाइनेंस, ये 5 कैटेगरीज है जिसके थ्रू हम ट्रेडिशनल अप्रोच को समझ सकते हैं। देखना, ये पूरी सीक्वेंस में मैंने ली है। देखो, कोई भी चीज अगर हमारे पास आज है मार्केट में, तो पहले उसका क्या हुआ होगा, प्रोडक्शन हुआ होगा, तभी आज वो मार्केट में है और हम उस चीज का क्या कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, उस चीज को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको पेन को यूज कर रहा हूं, मतलब मैं इस पेन को क्या कर रहा हूं, कंजप्शन कर रहा हूं, इसका यूज कर रहा हूं। तो पहले ये बनी होगी, ठीक है, बनी होगी तभी मैं इसका क्या कर पा रहा हूं, इसका कंजप्शन कर पा रहा हूं, ठीक है। यहां तक की चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए, तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने 5 चीजें हमें यहाँ पे देखना है। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या है, प्रोडक्शन का यहाँ पे मतलब है किसी भी चीज का पहले प्रोडक्शन हुआ होगा तभी वो चीज आज हमें यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल है। मतलब यहाँ पर क्या चीज होती है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, किसी भी चीज की यूटिलिटी को पहले क्रिएट किया गया होगा, ठीक है। मैं अभी बेहतरीन एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूंगा और जो हमारी जनरल लाइफ है, डेली लाइफ है, उस बेसिस पे भी यहाँ पे बात करूंगा। तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का मतलब होता है प्रोडक्शन, मतलब पहले यूटिलिटी को क्रिएट किया गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर पहले यूटिलिटी बता दीजिए ना, आपने बोला यूटिलिटी होता क्या है, यूटिलिटी क्या होता है। ये देखो, ये ऐसे ऐसे टर्म्स है जैसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि यूटिलिटी क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। यूटिलिटी का मतलब है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यूटिलिटी का मतलब है वांट्स सैटिस्फाइंग पावर, वांट्स सैटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड्स, वांट्स सैटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स, मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जिसके अंदर वो क्षमता है कि वो किसी भी व्यक्ति की वांट्स को क्या करे, आवश्यकताओं को सेटिस्फाई करे, आवश्यकताओं को पूरा करे, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। मतलब यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड, किसी वस्तु में, किसी सर्विस बोलो या गुड्स बोलो, उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, क्षमता होती है कि वो क्या कर सकते हैं, वांट्स को फुलफिल कर सके, वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, उसको यूटिलिटी बोलते हैं। यूटिलिटी को समझेंगे, यूटिलिटी 4 प्रकार की होती है ना। टाइम के बेसिस पे अलग है, स्टोरेज के बेसिस पे अलग है, पोजीशन के बेसिस पे अलग है, ठीक है। तो उसको हम अलग से देखेंगे, थोड़ा सा यूटिलिटी वाला चैप्टर हम अलग से देखेंगे। तो पर यहाँ आया है तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी का मतलब होता है वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड। ये मान लो मैं अभी हाथ से लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर मजा नहीं आ रहा, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज मुझे मिल जाए जिसको मैं लिखूँ तो मुझे मजा आ जाए लिखने में, मुझे मेरी इफिशियंसी अच्छे से बढ़ जाए और मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। तो उसके लिए क्या हुआ है, कंपनी ने क्या बनाया, पेन बनाया। इस कंपनी ने क्या बनाया है, ये पेन बनाया, ठीक है। ये पेन बनाया मतलब क्या किया उन्होंने, इस पेन की क्या की, यूटिलिटी क्रिएट कर दी। यूटिलिटी क्या कि ये किसी गुड्स के ये एक गुड्स है जिससे किसी व्यक्ति की वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है। इस गुड्स के अंदर वो पावर है, इस गुड्स के अंदर वो पावर है जिससे किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है। तो मैं अभी हाथ से लिख रहा था तो मुझे इतना मजा नहीं आ रहा था, मेरी इफिशियंसी इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। तो किसी कंपनी ने ये पेन बनाया, मतलब इस पेन की उसने क्या की, यूटिलिटी क्रिएट कर दी, ठीक है, उस पेन की यूटिलिटी क्रिएट कर दी। अब यूटिलिटी मतलब बोला ना, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड्स। अब इस पेन के अंदर वो पावर है जो किसी व्यक्ति की वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है। मेरी वांट्स थी कि भाई मुझे कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिससे मुझे लिखने में आसानी हो। पेन मैंने खरीदा तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पेन खरीद के मैंने इसका इस्तेमाल किया, यूज किया, कंजप्शन किया। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आई आपको कि प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी वस्तु की यूटिलिटी क्रिएट करना, ठीक है। ये
और यूटिलिटी क्या होता है, वो किसी वस्तु की वो एबिलिटी, क्षमता या पावर होती है जो वांट्स को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, एक बेहतरीन एग्जांपल मैं आपका लूंगा जिससे हम ये सारे पॉइंट समझेंगे, जिससे हम ये सारे पॉइंट यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, समझ लेना। और ये क्या बेच रहा है, ये बेच रहा है यहाँ पे आइसक्रीम। ठीक है, ये क्या बेच रहा है, ये व्यक्ति जो है क्या बेच रहा है, यहाँ पे आइसक्रीम बेच रहा है, समझ लेना है ना, जैसा भी डायग्राम बना हो। क्या बेच रहा है, ये आइसक्रीम यहाँ पे बेच रहा है। ये आइसक्रीम क्यों बेच रहा है, तो भैया ये यहाँ पर आइसक्रीम की फैक्ट्री है, यहाँ पे आइसक्रीम का क्या हो रहा होगा, प्रोडक्शन। समझना बात को धीरे से, यहाँ क्या हो रहा है, आइसक्रीम का प्रोडक्शन हो रहा है। मतलब इस प्रोडक्शन के थ्रू क्या किया गया, प्रोडक्शन के थ्रू क्या किया गया, आइसक्रीम की यूटिलिटी क्रिएट की गई। क्या की गई, आइसक्रीम की यूटिलिटी क्रिएट की गई। ठीक है, इस आइसक्रीम की यूटिलिटी क्रिएट की गई, है ना। अब ये आइसक्रीम को इन्होंने लॉन्च किया तो हमारे अंदर क्या आई, क्यूरियोसिटी आई, हमारे अंदर इच्छा जागी कि हमें आइसक्रीम खाना है। मतलब वो चीज़ बनाई, मतलब उसने एक यूटिलिटी मार्केट के अंदर क्रिएट कर दी, है ना, आइसक्रीम की। तो अब हमारे अंदर इच्छा जागी कि हम उसको क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, हम खाएंगे, हमें बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है आइसक्रीम, हम खाते हैं। तो चीज़ें समझना। तो प्रोडक्शन का मतलब हो गया किसी वस्तु को बनाना या उस वस्तु की यूटिलिटी को क्रिएट करना। तो एक यहाँ पे एक फैक्ट्री है, उसने क्या किया, आइसक्रीम बनाई, मतलब उसने क्या किया, प्रोडक्शन किया किसका, आइसक्रीम का, मतलब यहाँ पे यूटिलिटी क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे हो आप, ठीक है, आप गए, आप मार्केट में घूम रहे थे, यहाँ पे एक गाड़ी वाला आपको दिखा, आइसक्रीम वाला गाड़ी वाला घूमते हुए दिखा, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम खा लो, है ना, चोकोबार वगैरह। तो आपके अंदर इच्छा जागी, आपके मुंह में पानी आया कि यार वाह यार आइसक्रीम वाला मिल गया, आप आइसक्रीम खाते हैं। तो आपने इसमें बोला भैया आइसक्रीम दे देना, इसने आपको क्या दी, आइसक्रीम दी। ठीक है, तो आपने आइसक्रीम को क्या किया, यहाँ पे कंज्यूम किया। ठीक है, आपने आइसक्रीम को खाया, कंज्यूम किया, और आपको आइसक्रीम खाने में मजा आया, है ना। आपको जो खानी थी, आपको चोकोबार खानी थी, जो खानी थी, आपने आइसक्रीम खाया, आपको मजा आ गया, सेटिस्फेक्शन आपको मिला। तो दूसरी चीज क्या हो गई, दूसरी चीज मैं बताता हूं। आइसक्रीम आपने खाई, तो आपने यहां पे क्या किया, डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी। डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी मतलब ये क्या है, कंजप्शन क्या होता है, प्रोसेस होती है जो वांट्स को हम सेटिस्फाई करने की एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ सेटिस्फाइंग वांट्स, वांट्स को सेटिस्फाई करने की प्रोसेस है। आपने इस बंदे से आइसक्रीम लेके खा ली, खाली मतलब आपको संतुष्टि मिली, जो आपको आइसक्रीम खाना थी वो आपने खा लिया, आपको संतुष्टि यहाँ पे मिली, मतलब आपने क्या किया, उस आइसक्रीम का कंजप्शन किया। कंजप्शन किया मतलब आपने क्या किया, उस आइसक्रीम की यूटिलिटी को खत्म कर दिया। अब आइसक्रीम की यूटिलिटी कैसे खत्म हो गई, भाई आपने एक आइसक्रीम खा ली, 2 खा ली, 3 खा ली, 4 खा ली, आपका पेट भर गया। अब यहाँ से एक आप जा रहे हो और आप एक और आइसक्रीम वाला आपको मिलेगा, भैया आइसक्रीम खा लो, आइसक्रीम खा लो, तो आप खाओगे क्या, नहीं खाओगे। क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी आइसक्रीम अभी 2 मिनट पहले खाई है, तो आप फिर से आइसक्रीम आप नहीं खाओगे। क्यों, क्योंकि उस आइसक्रीम के प्रति आपकी यूटिलिटी खत्म हो चुकी है, आपका पेट भर गया है, अब आप आइसक्रीम नहीं खाओगे। मतलब अब वो चीज़ हम नहीं करने वाले, मतलब आपने उस पर्टिकुलर टाइम में उस यूटिलिटी को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये सब्जेक्ट ऐसा है बच्चों, जितना एग्जाम्पल से समझ सकते हो उतना अच्छा है। बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है और बहुत इजी है अगर समझोगे तो। बात समझ में आई, एक फैक्ट्री ने आइसक्रीम बनाई, मतलब उसने आइसक्रीम की यूटिलिटी को क्रिएट किया, आपने उस आइसक्रीम को खाया, मतलब आपने कंज्यूम किया, आपने खा लिया, आपने उसकी यूटिलिटी खत्म कर दी। यूटिलिटी कैसे खत्म हो गई, आपने आइसक्रीम खा ली, अब एक और आइसक्रीम वाला आपके पास से गुजरेगा, बोलेगा आइसक्रीम ले लो, आप आइसक्रीम नहीं लोगे। क्यों, क्योंकि आपने अभी जस्ट आइसक्रीम खाई है, उस आइसक्रीम के प्रति आपकी यूटिलिटी खत्म हो गई, आपको वांट्स नहीं है, यार नहीं खाऊंगा मैं, अभी जस्ट तो खाई है मैंने, अब क्यों खाऊं, ये वाली बात है। ठीक है, तीसरी चीज आती है हमारे यहाँ पे एक्सचेंज। क्या आती है तीसरी चीज, एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या हुआ, एक्सचेंज मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। क्या होगा एक्सचेंज मतलब, बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, या फिर मैं बोलूं तो क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ गुड वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ट्रांसफर ऑफ गुड वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। चीजें समझ में आई, ट्रांसफर ऑफ गुड वन प्लेस टू अनदर गेस, या बाइंग या सेलिंग समझ में आया। बाइंग एंड सेलिंग क्या है, या ट्रांसफर ऑफ गुड वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देखो बाइंग एंड सेलिंग कैसे, आपने इससे आइसक्रीम खरीदी, इस बंदे से आपने आइसक्रीम खरीदी, मतलब आपने यहाँ पे क्या किया, आइसक्रीम बाई किया, और इसने आपको आइसक्रीम सेल की, तो यहाँ हो गया बाइंग एंड सेलिंग, है ना। आपने यहाँ पे क्या किया, एक्सचेंज किया, क्या आपने इसको पैसे दिए और इससे आपने आइसक्रीम ली, तो क्या किया आपने यहाँ पे, बाइंग और सेलिंग वाली प्रोसेस यहाँ पे होगी।
ठीक है। यहाँ पे बाइंग और सेलिंग का कोई मतलब है ओनरशिप भी चेंज हो रही है, ओनरशिप एक्सचेंज भी हो रही है। यहाँ पे ओनरशिप एक्सचेंज का क्या मतलब है, ये पेन भैया अभी आपका था, ठीक है, आप दुकानदार हो, ये पेन आपका है, आप दुकानदार हो, ये पेन आपका है। मैं आपके पास आया, भैया मुझे पेन दे दो, कितने का? आपने बोला 10 रुपये का, मैंने आपको 10 रुपये दिए और ये पेन ले लिया। तो अब इस पेन का मालिक कौन हुआ? मैं। पहले कौन था? आप। मतलब यहाँ पे क्या हुई? ओनरशिप जो है एक्सचेंज हो गई, मालिकाना हक जो है वो चेंज हो गया। पहले आप मालिक थे इस पेन के, मैंने 10 रुपये के दे के ये पेन खरीद लिया, अब मैं मालिक हूँ इस पेन का। तो यहाँ पे क्या हो रहा? ओनरशिप भी एक्सचेंज हो रही है, बाइंग एंड सेलिंग भी हो रहा है, ओनरशिप भी एक्सचेंज हो रही है। पहले आइसक्रीम इसकी थी, इसने खरीद लिया, भाई आइसक्रीम का मालिक ये हो गया, चाहे ये खाए ना खाए, फेंके, कुछ भी करे, ठीक है। तो ओनरशिप भी एक्सचेंज होती है, बाइंग और सेलिंग भी होती है। अब ट्रांसफर ऑफ गुड वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब जैसे ये फैक्ट्री कहाँ है? ये फैक्ट्री कहीं इंडिया के किसी एक कोने में है, लेकिन आइसक्रीम कहाँ मिलती है? हमें पूरे भारत के अंदर मिलती है। समझ में आ रहा है? जैसे टॉप एंड डाउन आइसक्रीम है, इसकी फैक्ट्री पता नहीं कहाँ होगी, दिल्ली, बॉम्बे, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में होगी, लेकिन आइसक्रीम आपको हर जगह, हर एक छोटे से टाउन में भी उसका एक पार्लर मिल जाएगा आपका टॉप एंड डाउन का। तो ये क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ गुड वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जहाँ पर ये बन रही होगी, वहाँ से इसको हर एक एरिया में क्या किया गया होगा? ट्रांसफर किया गया होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांसफर भी हो रहा है, क्या? किसका? गुड्स का। दूसरी चीज़, एक और एग्जाम्पल, फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जैसे मान लो एप्पल कहाँ होते हैं? एप्पल जनरली हमारे इंडिया में कहाँ होते हैं? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में होते हैं, ठीक है, वहाँ पर होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में होता है एप्पल का, सेब का। लेकिन भारत के आप किसी भी कोने में चले जाओ, सब जगह आपको एप्पल मिल जाएंगे, जहाँ पर एप्पल बिकते होंगे, चाहे आप रोड साइड देखो वहाँ पे भी एप्पल मिलते हैं, भारत के किसी भी कोने में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से एप्पल को ट्रांसफ़र किया गया है भारत के हर एक कोने में, ठीक है, ट्रांसफ़र किया गया भारत के हर एक कोने में। इसको ट्रांसफ़र यूटिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र यूटिलिटी भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है एक प्लेस से अनदर प्लेस पे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे ट्रांसफर भी हो रहा है। ये बोलते हैं इसको एक्सचेंज। और एक्सचेंज का मतलब बाइंग और सेलिंग भी हो गया। आपका पेन था, पेन मैंने खरीद लिया, अब मेरा पेन हो गया, ओनरशिप भी एक्सचेंज यहाँ पे हो रही है। इसका मतलब यह समझ गए। अब डिस्ट्रीब्यूशन आप इसी पॉइंट से समझ गए होंगे, एक्सचेंज वाले पॉइंट से, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वही मैंने बात की, हिमाचल प्रदेश में अभी एप्पल हो रहा है और भारत के हर कोने में मिल रहा है, मतलब हर एक कोने में उसको क्या किया गया है? डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हर एक जगह, हर कोने में उसको क्या किया गया है? डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है? शेयर टू ऑल वाट एवर यू प्रोड्यूस। इसका मतलब क्या होता है? शेयर टू ऑल वाट एवर यू प्रोड्यूस। जो कुछ भी आपने प्रोड्यूस किया है उसको सबके साथ शेयर करो। मतलब आपने मान लो हिमाचल प्रदेश में एप्पल लगाए, तो वो एप्पल आप पूरे भारत के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, हर जगह मिल रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन देखो ये आइसक्रीम भी देख लो, ये बन यहाँ रही, लेकिन पूरे भारत के अंदर आपको आइसक्रीम मिल जाएगी खाने के लिए, कोई सी भी ले लो, चाहे टॉप एंड डाउन की ले लो, किसी भी कंपनी की ले लो, सब जगह वो मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ है, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, इसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है? डिस्ट्रीब्यूशन का जो डिटर्मिनेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का जो डिटर्मिनेशन होता है, ये 4 तरीके से होता है। इसके लिए क्या चाहिए? एक तो चाहिए हमें लैंड, दूसरा क्या चाहिए? लेबर, तीसरा क्या चाहिए? कैपिटल, चौथा क्या चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइजेस। ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइजेस। अब चीज़ें समझना है यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 4 चीज़ क्यों चाहिए? जैसे मान लो ये फैक्ट्री है आइसक्रीम की, इस फैक्ट्री लगाने के लिए भाई क्या चाहिए? जगह तो होनी चाहिए। फार्मर ने हिमाचल प्रदेश के अंदर एप्पल का प्रोडक्शन हुआ, तो एप्पल लगाने के लिए ज़मीन तो चाहिए, लैंड तो चाहिए, भूमि तो चाहिए। तो लैंड और इसका रिवार्ड क्या होता है? इसका पुरस्कार की बात करें, पूछा जाता है रिवार्ड क्या होता है? इसका रिवार्ड होता है रेंट। अगर आपके पास खुद की नहीं है तो आप रेंट लेके भी कर सकते हो खेती, या फिर कोई फैक्ट्री भी डाल सकते हो। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशंस की बात हुई तो डिस्ट्रीब्यूशंस को डिटरमाइन करने के लिए 4 फैक्टर होना जरूरी है। पहली चीज़ तो अगर आपके पास फील्ड है जहाँ पर आप कोई प्रोडक्शन ले रहे हो, तो उसके लिए आपको चाहिए रेंट, ठीक है, लैंड चाहिए। उस लैंड में काम करने के लिए आपको क्या चाहिए? लेबर। ये इस फैक्ट्री में काम करने के लिए लेबर, ये बंदा यहाँ पे बेच रहा है तो ये क्या है? लेबर ही है। तो लेबर को क्या मिलता है? उसका वेजेस, ठीक है। तीसरा, अब ये गाड़ी लेके घूम रहा है, यहाँ पर फैक्ट्री आइसक्रीम बनाने के लिए बहुत सारे यहाँ पे क्या होगी? मशीनरी होगी। तो क्या चाहिए? कैपिटल। और कैपिटल का क्या लगता है? कैपिटल का लगता है इंटरेस्ट। क्या लगता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये पेन है, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो हर साल इसकी कीमत कम होती जा रही है, मतलब इसमें क्या हो रहा है? डिप्रिशिएशन। जो डिप्रिशिएशन होता है वही क्या होता है? इंटरेस्ट कहलाता है, कि वो हमें पे करना है। और ऑर्गेनाइजेशन, इस फैक्ट्री का जो मालिक होगा उसका अल्टीमेट एम क्या होगा? प्रॉफिट लेना।
प्रॉफिट लेना उसका अल्टीमेट एम होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 4 फैक्टर को डिटरमाइन करना जरूरी है, रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और ये किसका, लैंड का रिवार्ड होता है रेंट, लेबर का होता है वेजेस, कैपिटल का होता है इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का होता है प्रॉफिट। और ये चारों फैक्टर क्या है, ये फैक्टर है किसके, प्रोडक्शन के, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनको बोलते हैं। इनको मैं अलग से पूरा एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा, पूरे इनको डिटेल पूरा पढ़ाऊंगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा, लैंड क्या है, लेबर क्या है, कैपिटल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पूरा डिटेल में स्टडी करवाऊंगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है लास्ट वन क्या है, पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या है, अब ये भाई पूरा आइसक्रीम की पूरी फैक्ट्री चला रहा है, बेच रहा है, रॉ मटेरियल ला रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, ये टैक्स भी भर रहा है। तो गवर्नमेंट को क्या मिलता है यहाँ पे, पब्लिक रिवेन्यू। पब्लिक रिवेन्यू मतलब यहाँ पर क्या होता है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट को कुछ पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट की अर्निंग होगी, भैया टैक्स भरेगा, रॉ मटेरियल खरीदेगा, तो गवर्नमेंट को अर्निंग होगी। और वापस गवर्नमेंट जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट भी क्या करती है, गवर्नमेंट भी क्या करती है, खर्चा करती है, या गवर्नमेंट भी क्या लगाती है, पैसा लगाती है। तो पब्लिक फाइनेंस में मतलब होता है, पब्लिक फाइनेंस के हम स्टडी करते हैं पब्लिक रिवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर की, कि भैया ये फैक्ट्री अगर चला रहा है तो ये टैक्सेस भी देता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट से परमिशन भी लेनी पड़ती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या होता है, रिवेन्यू जनरेट होता है। और गवर्नमेंट क्या करती है, हमें सब्सिडी भी देती है, पैसा भी देती है किसी फैक्ट्री या किसी काम को करने के लिए, तो गवर्नमेंट क्या है, एक्सपेंडिचर भी करती है। तो जो एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू है पब्लिक का, वो किसके अंदर आता है, पब्लिक फाइनेंस के अंदर आता है। तो ये पूरा था हमारा क्या, ट्रेडिशनल अप्रोच, किसका, हमारा ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स का, ये था हमारा पूरा ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के बाद अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट आता है मॉडर्न अप्रोच। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, एक एक चीज को हमने यहाँ पे क्लियर किया है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच की। अब हम बात करेंगे मॉडर्न अप्रोच की। तो मॉडर्न अप्रोच के अंदर दो चीजें आती हैं, मॉडर्न अप्रोच के अंदर दो चीजें आती है, एक आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये जो दोनों टर्म है, ये दोनों अप्रोच है, किसने दिए, एक साइंटिस्ट हुए हैं जिसका नाम था रेंजर फ्रिस्क। इन्होंने ये 1933 में ये दोनों टर्म्स दिए हैं। कौन सा, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों टर्म्स किसने दिया, रेंजर फ्रिस्क नाम का एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 1933 में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म्स दिए हैं जो मॉडर्न अप्रोच के अंदर आते हैं। ठीक है, ये जो दोनों जो टर्म है, ये कौन से है, लैटिन वर्ड है, याद रखना, ये ग्रीक वर्ड है। ये दोनों के दोनों जो क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। माइक्रो का मतलब क्या हो जाता है, माइक्रो का मतलब हो जाता है स्मॉल, और मैक्रो का मतलब हो जाता है लार्ज। ठीक है, माइक्रो का मतलब हो जाता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब हो जाता है लार्ज। और ये दोनों के दोनों कौन से वर्ड हैं, याद रखना, दोनों के दोनों जो है ये ग्रीक वर्ड है। किसने दिए हैं ये दोनों टर्म्स, किसने दिए, याद रखना, ये दिए हैं किसने, रेंजर फ्रिस्क, और कब दिए हैं, 1933 में ये दिए हैं। अब दोनों को समझते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो ये बताऊंगा यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि फार्म मैनेजमेंट जो है, फार्म मैनेजमेंट जिसको हम आगे पढ़ेंगे, है ना, फार्म मैनेजमेंट, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है या मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। दूसरा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो में आता है, मैक्रो में आता है। ठीक है, इंटर इकोनॉमिक्स किसे बोलते हैं, इंट्रा इकोनॉमिक्स किसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स की। किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। मैंने बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो वर्ड जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल। अब देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर फर्म हो या कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस हो, उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। मतलब स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, इसको हम बोल सकते हैं क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब जहां पर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, जो भी डिसीजन होंगे, वो इंडिविजुअल लेवल पर लिए जाएंगे, व्यक्तिगत रूप से लिए जाएंगे। और वहां पर प्राइस का डिटर्मिनेशन जो है, मतलब जो प्राइस है किसी वस्तु की प्राइस, ये डिसाइड भी कौन करेगा, इंडिविजुअल लेवल पर ही डिसाइड होगा। जैसे मान लो मैं एक कोचिंग संस्था चला रहा हूँ, मतलब वो क्या है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। क्यों, क्योंकि वो
इंडिविजुअल लेवल पर है, मैं उसको चला रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पर जो भी डिसीजन है मैं खुद लेता हूँ, कोर्स की प्राइस क्या रखना है डिसीजन मैं लेता हूँ, मतलब प्राइस का डिटर्मिनेशन भी मैं खुद करता हूँ, वहाँ का पूरा मैनेजमेंट भी मैं खुद करता हूँ। तो वो क्या हुआ, एक स्मॉल फर्म हो गई, एक स्मॉल इंटरप्राइजेस हो गया, जिसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर रखते हैं, ठीक है। मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ, बोल सकते हैं क्या, स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म या इंडिविजुअल फर्म, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल फर्म, ठीक, या इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस। इसके अंदर आप और भी क्या रख सकते हो, जैसे एन इंडस्ट्री, किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की आप बात करो, ए हाउस होल्ड आ जाएगा इसके अंदर, एक हाउस होल्ड। आप अगर आपके घर का पूरा मैनेजमेंट आप देख रहे हो, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके पिताजी हैं, ठीक है, आपकी फैमिली 10 मेंबर आपके घर में हैं, और पर उस पूरे घर का जो है मैनेजमेंट किसके हाथ में है, फादर के हाथ में, पिताजी के हाथ में। वही डिसीजन लेते हैं कि इस घर में कौन सी चीज़ आएगी, कौन सी चीज़ नहीं आएगी, किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है, घर में आटा चावल दाल जो भी लाना है सब उन्हीं के कहने पर होता है। मतलब वो क्या आ जाता है, वो हाउस होल्ड जो है एक माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाता है। मतलब अगर हम अपना घर चला रहे हैं और एक बड़े लेवल पर प्रधानमंत्री जी जो है देश चला रहे हैं, सिमिलर कंडीशन है, बस हम क्या कर रहे हैं माइक्रो लेवल पर, और वो जो चल रहा है वो मैक्रो लेवल पर है। समझना बात को, क्यों, क्योंकि छोटे छोटे मैक्रो जो इकोनॉमिक्स है उनको जोड़ के ही माइक्रो इकोनॉमिक्स बनेगा, ठीक है। मैं अगर आज अपना घर संभाल रहा हूँ, मतलब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में हूँ, आप अपना घर संभाल रहे हैं, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं, लेकिन हम सबका जब जोड़ लिया जाएगा, हम सबको एक साथ जोड़ लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। चलिए, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल लेके बताता हूँ कि आप उससे ज़्यादा क्लियरली समझ पाएंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। उसी से फिर हम क्या करेंगे, उसी से सेम एग्जांपल हम एक मैक्रो इकोनॉमिक्स में लेंगे ताकि आप क्लियरली समझ जाओ, ठीक है। मान लो एक ये फर्म है एक्स, जो क्या बनाती है, पेन बनाती है, ठीक है, पेन बनाती है, एक फर्म है पेन बनाती है। इसने जो पेन बनाया, मान लो कोई भी सेलो कंपनी है, इसने एक सेलो का पेन बनाया, ठीक है, सेलो का पेन बनाया, और इसने इसकी कीमत रखी 5 रुपये, ठीक है, कीमत कितनी रखी, 5 रुपये। अब यहाँ पे चीज़ समझना, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने क्या बोला, इंडिविजुअल फर्म की स्टडी करना। तो ये एक इंडिविजुअल फर्म हो गई, पेन बनाने की एक कंपनी है एक्स, जिसने एक सेलो नाम का पेन बनाया, 5, जिसकी कीमत रखी उसने 5 रुपये। देखो यहाँ पे होता क्या है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे चीज़ें एनालाइज की जाती है, एनालिसिस ऑफ स्मॉल डिसीजन मेकिंग यूनिट, ठीक है, एनालिसिस ऑफ स्मॉल डिसीजन मेकिंग यूनिट। अब स्मॉल डिसीजन मेकिंग यूनिट में सारी आ जाती है, कोई फर्म आ जाएगी, कोई इंडस्ट्री आ जाएगी, कोई हाउस होल्ड आ जाएगा। तो एक पेन बनाने की कंपनी है जिसने एक पेन बनाया, जिसकी कीमत उसने 5 रुपये रखी। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, इस कंपनी ने डिसाइड किया पेन बनाने के लिए, तो इसने डिसीजन क्या लिया, इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पर क्या लिया, डिसीजन, क्या डिसीजन कि हमें पेन बनाना है सेलो कंपनी का। प्राइस डिसाइड किसने की, प्राइस का डिटर्मिनेशन, प्राइस का डिटर्मिनेशन भी जो किया वो भी क्या किया, इंडिविजुअल लेवल पे, प्राइस का डिटर्मिनेशन भी क्या हुआ, इंडिविजुअल लेवल पे, फर्म लेवल पे। इस सेलो पेन की जो प्राइस डिसाइड की, ये किसने की, इसी फर्म ने की, ठीक है, इसी फर्म ने की, ना कि कोई और व्यक्ति ने या कि गवर्नमेंट ने प्रेशर डाला कि आपको पेन की कीमत 5 रुपये ही रखना है। तो इसकी पेन भी प्राइस किसने डिसाइड की, इसी फर्म ने की। पेन बनाना, यहाँ पे जो भी डिसीजन है, कितने पेन बनाना है, 1 लाख 2 लाख 3, किस टाइप का पेन बनाना है, ये डिसीजन किसने लिया, इसी फर्म ने। तो जो डिसीजन जो होते हैं वो जब इंडिविजुअल लेवल पर होते हैं, या इंडिविजुअल लेवल पर ही प्राइस किसी वस्तु की डिसाइड की जाती है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये वही जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया कि मैं कोचिंग चला रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कोर्स कौन सा लॉन्च करना है, उस कोर्स की प्राइस क्या रखनी है, डिसाइड कौन करूँगा, मैं करूँगा इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब मेरी कोचिंग संस्था करेगी, कोई और कोचिंग डिसाइड नहीं करेगी कि मुझे यहाँ पर प्राइस क्या रखना है। क्लियर है, ये एक चीज़ है, समझ में आ गया। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या लोगे, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दूसरा एग्जाम्पल बहुत सारा है, जैसे मान लो आप क्या चला रहे हो, एक डेयरी इंटरप्राइजेस चला रहे हो, डेयरी चला रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है डेयरी में जो भी डिसीजन लोगे, डेयरी में जो भी डिसीजन होगा इंडिविजुअल लेवल पे होगा। दूध की प्राइस क्या रखना है, किस प्राइस पे आपको बेचना है उसको, ठीक है, उसमें जो भी इसके अदर प्रोडक्ट है, दही है, पनीर है, वो आप किस रेट पे बेच रहे हो, ये सब कौन डिसाइड करता है, इंडिविजुअल लेवल पर डिसाइड यहाँ पर होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसलिए जो हमारा फॉर्म मैनेजमेंट है, जो है फॉर्म मैनेजमेंट, ये किस में आता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है
ये फार्म मैनेजमेंट जो है हमारा, ये किस में आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में या मैक्रो इकोनॉमिक्स में? तो फार्म मैनेजमेंट किस में आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। किसके अंदर? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। क्यों? क्योंकि ये एक मान लो फार्म है, इस फार्म पे जो भी मैनेजमेंट होता है वो इंडिविजुअल लेवल पे कौन करता है? फार्मर करता है। ठीक है, फार्मर जो होता है इंडिविजुअल लेवल पे अपने फार्म को मैनेजमेंट करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? सिंगल मैनेजमेंट होता है। मतलब यहाँ पे कौन सी फसल ग्रो करनी है, कितने लेबर लगाने हैं, क्या फसल लगानी है, फसल का सॉइल को कल्टीवेट कैसे करना है, सीड प्रिपरेशन, सॉइल मतलब हमें जो है टिलेज कैसे करना है, हमें अब जो है फील्ड कैसे तैयार करनी है, सब कुछ डिसीजन जो है इंडिविजुअल लेवल पर फार्मर लेता है, ना कि कोई और लेता है। तो फार्म मैनेजमेंट किस में आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। क्लियर है? ये समझ गए होंगे आप लोग। अब बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, सॉरी मैक्रो की बात करेंगे अब हम, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है पहले समझ लो एग्जांपल से। अभी मैंने बात की क्या, एक पेन की बनाने की कंपनी है एक्स है जो पेन बनाती है। इसने क्या पेन बनाया था? सेलो। पेन की कीमत इसने कितनी रखी थी? 5 रुपये। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे, माइक्रो में समझना। देखो माइक्रो में हमने क्या पढ़ा कि जो प्राइस जो डिसाइड करता है वो भी इंडिविजुअल लेवल पर होता है। ये प्राइस किसने डिसाइड किया? इसी फर्म ने प्राइस को डिसाइड किया। प्राइस भी इंडिविजुअल लेवल पर डिसाइड होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि इसको जो माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है प्राइस थ्योरी? तो हमने समझ लिया क्योंकि यहाँ पे प्राइस का डिटर्मिनेशन जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे होता है। फर्म खुद डिसाइड करती है कि हमारे प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए इसको प्राइस थ्योरी या मैक्रो थ्योरी भी कहा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी? मैक्रो इकोनॉमिक्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला एक कंपनी है, फर्म है जो पेन बनाती है, उसने पेन की कीमत कितनी रखी है? 5 रुपये। एक और कंपनी है, ठीक है, वाई, जो वो भी क्या बनाती है? पेन बनाती है। उसने पेन बनाया जो भी है, बी पेन बनाया, उसने अपने पेन की कीमत रखी 10 रुपये। ठीक है, एक और कंपनी है XYZ, वो भी पेन की कंपनी है, उसने भी पेन बनाया, उसने पेन बनाया सी नाम का, और उसने अपने पेन की कीमत रखी 15 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे माइक्रो और मैक्रो दोनों समझ सकते हो एक साथ। ये एक इंडिविजुअल फर्म है जो पेन बना रही है, यहाँ पे डिसीजन ये खुद लेगी और उसने प्राइस भी अपने हिसाब से सेट किया 5 रुपये। मतलब ये क्या हो गया? अगर मैं सिंगल की बात करूँ तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि टोटल सभी को मिलाकर यहाँ पर कितने पेन का प्रोडक्शन हो रहा है, सभी को मिलाकर यहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हो रहा है, सभी को मिलाकर यहाँ पर इनकम कितनी जनरेट हो रही है, दैट इज होल इकोनॉमी। मतलब यहाँ पर मैक्रो के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी, स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी, पूरी की पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे एक चीज ली है पेन, वैसे ही पूरा जैसे हमारी नेशनल इनकम बनती है, जीडीपी बनती है, तो जितनी भी ये सारी रेलवे हो गया, हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्राइवेट डिपार्टमेंट, सबको मिलाकर जितनी भी इनकम जनरेट होती है, दैट इज नेशनल इनकम, है ना। वो अलग पार्ट है। नेशनल इनकम के अंदर जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, नेशनल जो प्रोडक्ट है, नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम, सब चीज़ जोड़ा जाता है। वो किसी दिन हम बात करेंगे नेशनल इनकम के ऊपर। तो यहाँ पर जो चीज़ें समझ में आई कि यहाँ पे पूरी इकोनॉमी की स्टडी की जाती है, पूरी इकोनॉमी की स्टडी। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही एग्जांपल लिया पेन की, क्योंकि पेन बनाने वाली 3 कंपनी है। ठीक है, मान लो मैंने बताया कि भारत के अंदर पेन बनाने वाली 3 कंपनी है, इन तीनों कंपनी को मिलाकर जो है पेन से कितनी टोटल इनकम कितनी हो रही है, टोटल इनकम कितनी हो रही है, टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। ये सारी चीज़ें क्या बताती है? टोटल या जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो, ये सब किस में आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्रो के अंदर बात क्या हो रही है? जितने भी छोटे छोटे माइक्रो हैं, मैंने क्या बोला? मैंने बात की ए हाउस होल्ड की बात की, मतलब मैंने अभी एक घर की बात की। वैसे अगर पूरे इंडिया की टोटल हाउस होल्ड की बात करें, ठीक है, पूरे भारत में घर की बात करें, तो उससे क्या पता चलेगा? उससे पूरे भारत की नेशनल इनकम पता चलेगी। ठीक है, पूरे घर का सबको मिलाकर, मतलब जितने भी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज है, रेलवेज हैं, गवर्नमेंट के जितने सेक्टर्स हैं, प्राइवेट जितने सेक्टर है, सबको मिला देते हैं तो हमें पता चलता है कि टोटल इनकम कितनी है, टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है, टोटल जो है एक्सपेंडिचर कितना है। अब आप पढ़ते हो कि कभी कभी आपने ये सुना होगा
कि भारत के अंदर जो है एग्रीकल्चर के अंदर ही 50% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ किस में होता है, एग्रीकल्चर के अंदर काम करता है। इतना हमने पढ़ा भी है और ये एक्चुअल डाटा भी यही बोलता है कि जो जितना भी एम्प्लॉयमेंट है इंडिया के अंदर उसमें से 50% एम्प्लॉयमेंट जो है वो किस में है, एग्रीकल्चर के अंदर लगा हुआ है। तो पता कैसे चला भाई, जितना भी एग्रीकल्चर के अंदर लोग काम कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों में, कोई खेती में काम कर रहा है, कोई किसी एग्रीकल्चर लेबर के थ्रू काम कर रहा है, तो ये इन सबको पहले सबको क्या किया, इसके अंदर लाया गया, किसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर लाया गया। तभी तो पता चला ना कि एग्रीकल्चर के अंदर टोटल एम्प्लॉयमेंट इतना है ना। तो वो किस में आ जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जब हम एक की बात करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर एक की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइक्रो। लेकिन जब हम इस एक के जैसी सारी इंडस्ट्रीज को जोड़ लेते हैं, सभी को जोड़ लेते हैं और सबका हम क्या बताते हैं, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे प्राइस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, प्राइस थ्योरी किसको बोला हमने, माइक्रो। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे प्राइस डिसाइड कर लेता है। क्या ये एक्स कंपनी वाला वाई के प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड कर सकता है, नहीं। क्या जेड वाला वाई की प्राइस डिसाइड करता है, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो यहाँ पे प्राइस की कोई बात नहीं होगी, यहाँ पे बात होती है इनकम की, कि इन तीनों से मिलाकर हमें कितनी इनकम हो रही है। मान लो ये तीनों जो है, ये मान लो ये जो तीन है, ठीक है, ये तीनों पेन की कंपनी जो है मेरी है, 1 2 3, ये तीनों पेन की कंपनी क्या है, किसकी है, ये ए नाम के एक व्यक्ति, इस तीनों एक ही है। तो ये बता रहा है कि इंडिविजुअल लेवल पर यहाँ पे इसने डिसाइड किया कि इसकी प्राइस इंडिविजुअल लेवल पे इसने डिसाइड किया प्राइस 10, इंडिविजुअल लेवल पर डिसाइड किया प्राइस 15। लेकिन वो चाह रहा है कि तीनों से मिलकर मुझे इनकम कितनी हो रही है। तो तीनों से मिलकर उनको इनकम किस में आ जाएगा, मैक्रो में। तीनों से मिलकर कितना मैं लोगों को रोजगार दे रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट, वो किस में आ जाएगा, मैक्रो के अंदर। तीनों मिलाकर खर्चा कितना हो रहा है, वो कितना आ जाएगा, किस में आ जाएगा, एक्सपेंडिचर। जब हम टोटल की बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब हम इंडिविजुअल की पर्टिकुलर की बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डेफिनेशन हमने बोला, स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी या एनालिसिस ऑफ इंटायर इकोनॉमिक्स, एनालिसिस ऑफ इंटायर इकोनॉमिक्स। जब पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, जैसे मेरे अंदर में जो है मेरे 10 अलग अलग बिजनेस है, जब मैं 10 को मिलाकर बात करूंगा तो माइक्रोनॉमिक्स, जब मैं किसी एक पर्टिकुलर की बात करूंगा तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है, ठीक है। इसलिए इसको इनकम थ्योरी भी कहा जाता है। यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, मेनली बात करते हैं इनकम की, इसलिए इसको इनकम थ्योरी भी कहते हैं। याद रखना, मैक्रो को इनकम थ्योरी भी कहा जाता है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी इसको कहते हैं। क्लियर आया। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, आज सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स को समझा। क्या क्या चीज़ हमने उसमें पढ़ी, पहले हमने पढ़ा कि एक साइक्लिक चक्र है जिसमें वांट, एफर्ट और सेटिस्फेक्शन आता है। फिर उसको समझने के लिए 2 अप्रोचेस में हमने डिवाइड किया, एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, होता है अपना मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल के अंदर 5 चीज़ें आती है, प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक फाइनेंस। फिर मॉडर्न के अंदर 2 चीज़ आती है, मैक्रो और माइक्रो। माइक्रो के अंदर क्या, जब इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं तो माइक्रो हो जाता है, जब टोटल इकोनॉमी की या इंटायर लेवल पर बात करते हैं, पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो किस में आ जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।